दुनिया में किसी भी डेवलप कंट्री में बिजनेस कम्युनिटी को एक स्पेशल इम्पोर्टेंस जो है वो दी जाती है और बहुत सारी प्रिविलेजेस बिजनेस कम्युनिटी के लिए ऑफर की जाती हैं तमाम ऑलमोस्ट तमाम डेवलप कंट्रीज की तरफ से। बिल्कुल उसी तरह ही अमेरिका भी अपने बिजनेस कम्युनिटी को एक स्पेशल प्रिविलेज देता है एंड दैट टू आल्सो नॉट ओनली द यूएस सिटीजन्स बल्कि कोई भी पूरी दुनिया में वो तमाम इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उनके लिए डिफरेंट तरह के बिजनेस वीज़ा प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। बात जब अमेरिकन बिजनेस वीज़ास की आती है तो E2 वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज के उन इन्वेस्टर्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होता है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहें और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका में मूव करना चाहें। अब E2 वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि सबसे पहले तो आपको किसी करंट यूएस ट्रीटी कंट्री का सिटीजन होना चाहिए, यानी आपकी जो भी करंट सिटीजन कंट्री है उस कंट्री और यूएस के दरमियान ट्रीटी रिलेशंस जो है, ट्रेड ट्रीटी जो है वो साइन होनी चाहिए। तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो है वो यूएस E2 ट्रीटी वीजास को क्वालिफाई करते हैं। अब E2 वीजास के लिए आपको एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना होता है और उस बिजनेस में आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करते हो। अब होता यह है कि आपने चूंकि ये इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है ये वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी होती है और एज लॉन्ग एज आप बिजनेस की तमाम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करें, जो एम्बेसी की गाइडलाइंस हैं, बिजनेस के पैरामीटर्स हैं, आप उनको पूरा करें तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। और इस बात को मैं हमेशा इस तरह भी एक्सप्लेन करता हूं कि E2 वीजा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हैविंग और एस्टैब्लिशिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस इन अमेरिका। तो एज लॉन्ग एज आप अगर एक सक्सेसफुल एंड क्वालिफाइंग बिजनेस एस्टैब्लिश कर लेते हो अमेरिका में तो वीजा इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। तो आपका फोकस जो है वो बिजनेस पे होना चाहिए, ना कि वीजा एप्लीकेशन के ऊपर। बिकॉज अदरवाइज होगा क्या कि अगर आपको वीजा मिल भी गया, पहले तो आपके वीजा अप्रूवल चांसेस भी बड़े कम हो जाते हैं अगर आपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया। सेकंड इज कि अगर आपको वीजा मिल भी जाता है तो आपका बिजनेस अगर एक प्रॉमिसिंग बिजनेस नहीं है तो वीजा मिलने के बाद, अमेरिका मूव होने के बाद वो बिजनेस आपका सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं हो पाएगा और आपको वो तमाम डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो नहीं देगा जिसकी वजह से आप अमेरिका में मूव होने का ख्वाब देखते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सर्टेन केस सिनेरियोज और केस स्टडीज जो है वो प्रेजेंट करूंगा जिनमें या तो E2 वीजा मिलने में चैलेंजेस पेश आए हमारे इन्वेस्टर्स को या क्लाइंट्स को, या E2 वीजा मिलने के बाद उनको जो बिजनेसेस में ऑब्स्टिकल्स आए, चैलेंजेस आए जिनकी वजह से वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए या उनको बहुत टफ टाइम जो है वो देखना पड़ा। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज कि आपका बिजनेस क्यों और कैसे डूब सकता है और इसको बचाने के लिए आपको कौन से पैरामीटर्स को जो है फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज राहिल शेख, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका के ई वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर जब आप E2 वीज़ा के लिए अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हो या किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास बहुत सारे रिजर्वेशंस होते हैं कि चूंकि आपको ये इन्वेस्टमेंट वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाहते हो और इस रिस्क मैनेजमेंट की बेस के ऊपर आप किसी ऐसे बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हो या बिजनेस मॉडल को प्लान करते हो जो कि आपके लिए फ्यूचर में कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर सकता है। तो आजकल चूंकि बहुत मेगा लेवल पे, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान से बात करूं तो बहुत मेगा लेवल पे पाकिस्तान से माइग्रेशन हो रही हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़ जो है वो या इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा देखने और सुनने को हमें डिफरेंट तरह के केस सिनेरियोज जो है वो मिल रहे हैं। तो इनमें से चंद केस स्टडीज़ जो है वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपने अपना फोकस जो है वो ठीक से नहीं किया और इन चैलेंजेस की, इन ऑब्स्टिकल्स की, इन डिफिकल्टीज की क्या कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ सकती है। सो केस नंबर 1, मोस्ट रिसेंटली अभी मुझे एक बिजनेसमैन की कॉल आई और we had an initial consultation. That gentleman, he is probably based in New York somewhere. Last year उनका E2 अप्रूव हुआ था किसी अटॉर्नी के थ्रू। ही इज हेयर इन अमेरिका ऑलरेडी ऑन E2 वीजा। अब जो उनका E2 बिजनेस था दैट इज अ रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड का जो है लाइसेंस है वो उन्होंने ऑब्टेन करना था
और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उनका बिजनेस था। ये बिजनेस उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज यहाँ पे अमेरिका में उनका कोई रिलेटिव, उनका कोई दोस्त या जानने वाला है जिसने उनके साथ ये कमिटमेंट की कि बिकॉज ही आल्सो वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो वो दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर कर लेंगे। ही वुड हैव एन एक्सेस टू द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और वो प्रोजेक्ट्स डिफरेंट लेकर आएंगे, देन दे विल डू द फिक्स एंड फ्लिप्स काइंड ऑफ बिजनेस, और इसकी बेस पे जो है वो दोनों बिजनेसेस कंटिन्यू करते रहेंगे। अब दिस इन्वेस्टर बेसिकली, बिकॉज ही इज फ्रॉम इंटरनेशनल, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, उसको कोई आइडिया नहीं था, ही ट्रस्टेड ऑन द कजन, दे सेटअप अ बिजनेस। अब हुआ ये कि बिजनेस अब सेटअप हो गया, इन्वेस्टमेंट $125,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई, E2 अप्रूव हो गया, इन्वेस्टर अमेरिका में मूव हो गया। नाउ the next 10 to 12 months it took for him to get and obtain all the licenses. अब वो अपनी फैमिली के साथ, वाइफ और बच्चों के साथ मूव किया है। नाउ ही इज सिटिंग एंड लिविंग इन न्यूयॉर्क। पाकिस्तान से उसने अपने बिजनेस क्लोज कर दिए, यू नो, एवरीथिंग इज शट ऑफ। Now from the last 1 year he do not have any operating income, और वो फैमिली के साथ यहाँ पे बैठ के अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, बिकॉज ही इज सपोज टू गेट ऑल द लाइसेंसेस टू स्टार्ट ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। एंड द मिजरेबल पार्ट इज कि वो जो उसका कजन था, he due to his own commitments, वो अपनी जॉब की वजह से he couldn't manage the time to be engaged into the business, तो वो अपने जॉब की वजह से इस बिजनेस को engage नहीं कर पाया, और of course उसकी अपनी priorities different थी। and then now this guy, after getting the E2 approved, after spending $125,000, he's been isolated, ये individually you know blindly US में अपनी फैमिली के साथ मौजूद है, but now he don't have an income, so he is calling me to you know plan for the next things। क्या वो अब उसको इस बिजनेस के बारे में भी आइडिया नहीं कि now what to do with the business, can he change the business, can he redo the E2 on some new business, या different तरह के scenarios just to explore कि what kind of things can be done in order for him to have two difficulties, जो उसके challenges हैं, एक अपनी immediate income generate करने के लिए, and the second to make sure that E2 keeps on renewing and he don't end up in not getting the E2 renewed। तो ये एक ऐसा नंबर 1 पे सिनेरियो है जो कि बिकॉज आपने अपना बिजनेस सिलेक्शन जो है वो ठीक से नहीं की, और किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड होके, चाहे वो आपका कज़न था, आपने बिजनेस जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली, आपको उस बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं है, आपको उस बिजनेस के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एंड यू एंड अप इन अ डिफरेंट चैलेंजिंग सिनेरियो। नंबर 2, एक रिसेंट टाइम पे पाकिस्तान से एक इन्वेस्टर, यू नो, ही इज़ बीन इन कॉन्टैक्ट विद अस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड अभी जो है वो ही इज़ बीन हियर, एंड ही थॉट कि वो अपने यू नो फैमिली को, बीवी बच्चों को लेके, बिकॉज ही वांटेड टू डू द चेंज ऑफ स्टेटस, उसने चेंज ऑफ स्टेटस करना है, अमेरिका मूव हो गए, देयर इज़ नो प्रेपरेशन, देयर इज़ नो होमवर्क डन, देयर इज़ नो यू नो कंसल्टेशंस, देयर इज़ नो कंसिडरेशन कि अपना यू नो बिजनेस कैसे मूव करना है, प्लान कैसे करना है, बिजनेस कौन सा करना है, यू नो कुछ भी प्लान नहीं था। जस्ट वो अपनी पूरी फैमिली को उठाया, अमेरिका मूव हो गए, आके यहाँ पे घर रेंट पे ले लिया, एंड ही स्टार्ट फाइंडिंग द बिजनेस। अब हुआ ये कि विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स वो जो पाकिस्तान से जितने भी पैसे लेकर आया था, बिकॉज देयर इज अ करेंसी कन्वर्जन विच इज अ लॉट, तो वो पैसे यहाँ पे खत्म हो गए, पीछे बाकी पैसे उसके बैंक अकाउंट में पड़े थे, एंड ही गेट स्टक बिकॉज ही इज आउट ऑफ द मनी, ही हैज टू कॉल हिज बैंकर, समबडी, या उसके अपने फ्रेंड्स को एंगेज किया, उसने फैमिलीज को एंगेज किया, सो दैट समबडी कैन गेट एक्सेस टू द फंड्स, टू द मनी सिटिंग इन हिज बैंक अकाउंट, और वो अपने डे टू डे यूज के लिए पैसे भेज सके। बट द बिगर चैलेंज वॉज कि ही केम हियर, एंड इट्स बीन couple of months now he is still looking and searching for the businesses on its own. He do not want to engage the professional services, professional competencies, he do not want to get on contracts, you know, different realtors, brokers, consultants, CPAs, accountants, attorneys, everybody is whomever he is trying to talk, तो वो either he has been very careful, बहुत ज़्यादा conservative mind से he is trying to search, or he is trying to save some money, because you know if जितने लोगों को engage करोगे you would end up spending a lot of money। तो I don't know what is the background, but आफ्टर स्पेंडिंग अ कपल ऑफ मंथ्स, लाइक 4 से 5 महीने हो गए, फैमिली यहाँ पे है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मंथ लीजिंग चल रही है, बिजनेस फाइंड आउट नहीं हो रहा, एंड द वर्स्ट पार्ट स्टार्ट हैपनिंग, क्योंकि वो बहुत से यू नो लोगों के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं,
बहुत सारे लोगों के साथ बिजनेसेस जो है वो फाइंड आउट करने की ऑन इट्स ऑन कोशिश कर रहे हैं, बट द पेन पॉइंट विच ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इज दैट ही इज नॉट बायर रेडी इन ऑर्डर टू बाय अ बिजनेस। बायर रेडी से क्या मुराद है? बिकॉज अगर आज एज अ बायर इवन इफ आई गो टू द मार्केट एंड स्टार्ट फाइंडिंग अ बिजनेस फॉर माई सेल्फ, तो अगर मेरे बायर रेडी नहीं हो, मेरे प्रोफाइलिंग अच्छी नहीं हुई हुई है, मेरे फंड्स रेडी नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट्स रेडी नहीं है, मेरी कंपनी रेडी नहीं है, या मेरा क्रेडिट रेडी नहीं है, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो मेरी अगर बायर प्रोफाइलिंग मेरी पूरी नहीं हुई हुई, तो देर इज नो सेलर, नो सेलर्स ब्रोकर हु वुड बी इंटरेस्टेड टू एंटरटेन मी इन द मार्केट। और अब हुआ ये कि मार्केट बड़ी छोटी सी होती है, हुआ ये कि एवरी सेकंड थर्ड पर्सन whomever he is trying to talk, then they stop answering his call because everybody knows that he is not buyer ready and it's a waste of time for these professionals। अमेरिका में टाइम की बहुत वैल्यू है, बहुत कदर है, तो अनलाइक पाकिस्तान यहाँ पे प्रोफेशनल्स दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम फॉर द पीपल हु आर नॉट सीरियस एनफ और नॉट रेडी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द डील एंड ट्रांजैक्शंस। तो हुआ ये कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज 5 to 6 months टाइम, जब भी उसका टाइम पीरियड उसकी एंट्री का था, आपको 6 month की एंट्री होती है, यहाँ पे ही कैन स्टे इन दिस 6 month एंड हिज इनिशियल प्लान्स वर कि वो अपने इस पूरे 6 महीने के अंदर अपना पूरा बिजनेस जो है वो रेडी करके चेंज ऑफ स्टेटस की तरफ जो है वो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इन द होल आफ्टर स्पेंडिंग द होल 6 months ही कुड नॉट फाइंड अ बिजनेस, he could not buy a business and spending thousands of dollars with the family। बच्चों के स्कूल और एजुकेशन का टाइम जो है वो भी उनका सेमेस्टर कोलैप्स किया, पैसे वेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, एंड देन ही हैज टू एग्जिट एंड देन नेक्स्ट टाइम ही वुड कम बैक इफ ही स्टिल वांट्स टू कंटिन्यू। सो दैट इज अ केस स्टडी और अ केस सिनेरियो जहां पे either you are too conscious or you are not ready to take a professional competencies or professional help, ताकि आपका टाइम और पैसे और रिसोर्सेज जो है वो एंगेज हो सके, प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। थर्ड केस सिनेरियो, उसमें दिस इज वन ऑफ आवर ऑन क्लाइंट, जहाँ पे देयर इज अ बिग फैमिली, a very senior professional medical doctor working in somewhere in the Middle East, एक बहुत अच्छी सीनियर पोजीशन पे बड़े हाईली रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मेडिकल डॉक्टर, माशाल्लाह दे गॉट 6 child, husband, wife, 6 बच्चे, they wanted to migrate, they started to build up a business, they built up a very small scale business, सर्विस इंडस्ट्री में उन्होंने एक बड़े स्मॉल लो बजट का बिजनेस जो है वो बिल्टअप करना चाहा, एंड आफ्टर द बिजनेस इज बिल्ट अप नाउ they get busy in their schedule। We help them to prepare the business, compile all the documentations and let's go for the final submission। but जब तक सबमिशन की बारी आई तब तक जो है वो उनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने बिजनेस पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, फॉर एग्जांपल रेंट पे किया तो लीज अमाउंट, लीज एक्सपायर हो गई है, उन्होंने मार्केटिंग पे स्पेंड किए, आईटीज पे स्पेंड किए, नाउ दैट इज ऑल्सो ऑल गॉन बिकॉज इट्स बीन लाइक 6, 7 or 8 months ओल्ड स्पेंडिंग। उन्होंने अगर जो है वो इस तरह की कोई भी अपने बिजनेस से रिलेटेड उन्होंने अपने को सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस परचेज किए, इट्स गॉन बिकॉज इट्स नॉट बीन यूज्ड। उन्होंने अपनी बिजनेस की सप्लाईज जो परचेज की, मोस्ट ऑफ देम गॉट एक्सपायर्ड बिकॉज सप्लाईज आल्सो गॉट सम एक्सपायरी डेट्स, वो एक्सपायर्ड हो गई, दे गॉट अ लॉट ऑफ लॉसेस इनटू द बिजनेस इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग एंड स्टार्टिंग। So now, when we finally end up, going towards the submission of the business, he would have to redo a majority of the transactions and majority of the investment. So there is a big chunk of investment amount which is lost or overly consumed because of कि आप business की seriousness को, business की planning को लेके you are not considering it, you are not prioritizing it, और because आपकी priorities जो है वो visa की थी, it was not about your business। तो it could have been very easily saved and survived to launch and start the operations of the business rather than keeping it idle and abandoned। So another case scenario is there was one of my client, उसके किसी फैमिली मेम्बर का, किसी फ्रेंड जो फैमिली फ्रेंड थे, उनका कोई बिजनेस था गैस स्टेशन का, एंड ही हैज समहाउ कन्विंस्ड हिम कि आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्वालिफाई फॉर E2 वीज़ा। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज अपेरेंटली he invested, the investor has invested the money around $250,000 into a gas station of his family, जिसका because as per the deal, as per the contract,
they got a 50% shares in that business, और balance 50% जो है वो it was owned by the cousin. तो अब deal ये थी कि they can get $250,000 and they can get the visa on based on the E2. So he got his visa approved by an attorney. He got his the whole procedure. They came here with family. They landed up in America, and then जो cousin था, जो family member था, he got the money. Because initially the deal was कि दोनों 50-50 के partners होंगे, because this guy is coming new to the country. He has never been to America before. So the cousin would help him out to understand the whole business and the market, ताकि वो slowly and gradually he can get trained. But the moment he landed up here, the cousin got busy and they just hand over the business to him, but there is no training, so he don't know what to do in the business. Later on, जब वो केस हमारे तक पहुंचा, so basically he wanted to take some help in order to understand how to manage and establish and grow the business. So we figured out that जो business की जो पूरी value थी, जो कि $250,000 में 50% shares जो है वो business के transfer किए गए थे, unfortunately उस पूरे के पूरे business की value भी 250,000 से कम थी. So he sold him on a very exaggerated amount of a business, एक बड़ी heavy amount की investments के साथ उसने एक low profile business को somehow he managed to get the things done, और E2B approved तो हो गया, but now because the business value is it's a very small business, तो वो business इतने पैसे नहीं बना रहा कि आप अपनी family के साथ उस business पे survive कर सको, and he has paid $250,000, which is a lot of money considering that he is spending with his family member. Unfortunately, it's a bad scenario, but this also happened because these gentlemen also, they didn't take a proper professional services of some experts or some to do the market valuation or a due diligence or fair market price calculations or a business audit before they execute the transaction because of the trust on the family member. So I'm not saying all the family members or they are doing this kind of cheating stuff, but there are many times these things happen. So the point here is, in all of these different scenarios, problem ये आती है, और ये देख के हमें we feel very sad and very disappointed and sorrow कि after spending the money, even you get a E2 visa also approved, but once you land here, your biggest challenge starts at how you are going to survive with your family, because there is no sufficient income to support your day-to-day expenses. So you are not moving to America just for the sake of moving to America. I'm sure you guys are moving here because you want to uplift your lifestyle, you want to enjoy a better and prosperous the standard of living, and you want to raise your children in a very healthy environment. So you need to understand that you never build business only for the sake of visa. Until and unless अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं and you don't mind spending 2, 3, 4, 5 लाख डॉलर आप लगा दें और उसको भूल जाएं, या उसको लॉस को आप जो है वो comfortably जो है you can manage it, then it's fine. But if you have a hard-earned money and you value your money, then the best thing is कि आप business में उस business में पैसा लगाएं जिस business को आप समझते हैं, जिसको आप जानते हैं, आपका कंट्रोल जिस बिजनेस के पास हो. टेक प्रोफेशनल हेल्प एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट सर्विसेज वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड. लेट द बेकर्स डू द बेकरी. आप एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को, लेट देम डू द जॉब, ताकि दे कैन हेल्प यू सेविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स. एंड एट द सेम टाइम डू नॉट बिल्ड द बिजनेस ओनली फॉर द सेक ऑफ वीजास. आप बिजनेस के ऊपर फोकस करें, बिजनेस बनेगा, धंधा अच्छा होगा, पैसे बनेंगे. Visa, you would get it eventually. Sooner or later, you would end up getting the E2 visas approved. So hopefully this video will give you some of the scenarios. There are tons of more. If you guys need to have more information, you need to have more of these case scenarios, please write it in the comments, and I'll keep making such videos and keep informing you about different kind of case scenarios which we encounter on a day-to-day basis. हमें तो daily basis पे जो है वो calls आ रही होती, and we keep feeling sad that there was nobody to properly educate you and guide you so that you could make well-informed decisions when it comes to your business and the business investment visa programs.
सो यूएस में बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीजा से रिलेटेड आपको कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।